हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है इसकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संस्थाओं के ध्येय वाक्य। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख पत्र पत्रिका और उनके संपादक। अगला, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। नेक्स्ट है कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरिम मंत्रिमंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल देखेंगे। भारत रत्न 2024 और पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में पढ़ेंगे। फिर पारितंत्र के घटक देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ इसको पढ़ेंगे। फिर खनिज के प्रकार, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक के बारे में देखेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, संविधान के स्रोत, स्थानीय पवन, नदियों की सहायक नदियाँ, सदिश राष्ट्र और अदिश राष्ट्र के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु के प्रकार, बिहार की मिट्टियाँ देखेंगे। बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के प्रमुख फसल और राज्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे बिहार की, और बिहार की प्रमुख नहरों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रमुख संस्थानों के ध्येय वाक्य। देखते हैं। पहला इसमें भारत सरकार। भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। यह किसका ध्येय वाक्य है? तो भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है दूरदर्शन। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य, कल्याणप्रद और सुंदर, ये दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो। ये भी पूछा गया है। ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य क्या है? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, ये ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है थल सेना। इंपॉर्टेंट है। थल सेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो सेवा अस्माकम धर्म। सेवा अस्माकम धर्म यानी सेवा हमारा धर्म है, ये थल सेना का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट नौसेना। नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो शम नो वरुणा। शम नो वरुणा यानी वरुण हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे, ये नौसेना का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल का क्या है? तो वयम रक्षामा। वयम रक्षामा यानी हम रक्षा करते हैं, ये भारतीय तटरक्षक बल का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट वायुसेना का क्या है? तो नभा स्पर्शम दीप्तम। नभा स्पर्शम दीप्तम यानी आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान, ये वायुसेना का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ। ये पूछा गया है। रॉ का ध्येय वाक्य क्या है? तो धर्मो रक्षित रचिता। धर्मो रक्षित रचिता यानी धर्म अपने रक्षक को बचाता है, ये रॉ का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT। NCERT का ध्येय वाक्य क्या है? तो विद्या अमृतम श्रुते यानी विद्या से अमृत की प्राप्त होती है, ये NCERT का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC। UGC का ध्येय वाक्य क्या है? तो ज्ञान विज्ञानम विमुक्ते यानी ज्ञान विज्ञान से विमुक्ति प्राप्त होती है, ये UGC का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट DRDO, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी ज्ञान शक्ति है, ये DRDO का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट आयकर विभाग। तो कोष मूलो दंडा। कोष मूलो दंडा यानी जुर्माना राजकोष का मूल तत्व है, ये आयकर विभाग का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है भारतीय सेना। तो सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्मा यानी स्वयं से पहले सेवा, ये भारतीय सेना का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या है?
तो यतो धर्मस् ततो जया, यतो धर्मस् ततो जया, यानी जहां से धर्म वहां से विजय। ठीक है। अगला है सूचना ब्यूरो यानी आईबी। इसका क्या है तो जागृतम अहर्निशम, जागृतम अहर्निशम यानी दिन रात जागते रहते हैं, ये आईबी का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट डाक तार विभाग सैन्य अभियंता सेवाएं, इनका क्या है तो अहर्निशम सेवामय यानी हम दिन रात सेवा करते हैं, ये डाक विभाग का ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, सीबीएसई का ध्येय वाक्य है तो अस्तो मां सद्गमय यानी असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, ये किसका है तो सीबीएसई का ध्येय वाक्य है। ठीक है, ये सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें इसमें तो आप लोग भारत सरकार ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और थल सेना, नौसेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रॉ, तो इंपॉर्टेंट ही है। एनसीईआरटी भी ध्यान रख लीजिए। ठीक, डीआरडीओ इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं डाक विभाग। ठीक है, और सीबीएसई का आप लोग याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। पहला इसमें 1780 बंगाल गजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट बारे में ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था तो 1780 ईस्वी में, और ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था, और इसके संपादक कौन थे तो जेम्स अगस्टस हिकी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट 1821 संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन किसने किया था तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट आपका मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी भाषा में था, और इसके संपादक कौन थे तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, और इसका संपादन कब किया था इन्होंने तो 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट 1826 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्दंत मार्तंड, और ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा तो उद्दंत मार्तंड, और इसके संपादक कौन थे तो पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। ठीक है, नेक्स्ट 1853 हिंदू देशभक्त। हिंदू देशभक्त ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, और इसके संपादक कौन थे तो मधुसूदन राय, मधुसूदन राय। नेक्स्ट 1854 मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार ये गुजराती अखबार था, और इसके संपादक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 1858 सोम प्रकाश साप्ताहिक अखबार था ये भी, और इसके संपादक कौन थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट 1861 इंडियन मिरर। इंडियन मिरर इसके संपादक तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 1878 हिंदू। हिंदू अखबार के संपादक कौन थे तो वीर राघवाचार्य और जीएस अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट केसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1881 केसरी, ये मराठी भाषा में था। ठीक है, मराठी भाषा का समाचार पत्र था, और इसके संपादक कौन थे तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट 1888 सुधारक। सुधारक किसका है तो गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर सुधारक। 1903 इंडियन ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका थी तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी। नेक्स्ट वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का अखबार तो अरविंदो घोष। ठीक है, वंदे मातरम अरविंदो घोष। नेक्स्ट आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा का अखबार था, और इसके संपादक कौन थे तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट साथी साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली का था ये। अल बलाग इंपॉर्टेंट है, अल बलाग ये किसका तो अबुल कलाम आजाद का, और अल हिलाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अबुल कलाम आजाद की पत्रिका थी। नेक्स्ट प्रताप है, प्रताप किसका है तो गणेश शंकर विद्यार्थी का। नेक्स्ट है अमृत बाजार, पूछा गया प्रश्न है अमृत बाजार किसकी पत्रिका थी तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष।
नेक्स्ट है तहजीब उल अखलाक, इंपॉर्टेंट है। तहजीब उल अखलाक ये किसकी पत्रिका? तो सर सैयद अहमद खान की पत्रिका, ठीक है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की पत्रिका। नेक्स्ट नव भारत अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र, ये एनी बेसेंट का था। स्वतंत्र ये मोतीलाल नेहरू का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका यंग इंडिया 1919 साप्ताहिक पत्रिका थी, ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी, यंग इंडिया। नेक्स्ट मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूक नायक और जनता ये जो है किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स ये सुंदर सिंह लायलपुरी, ठीक। नवजीवन ये भी आपका महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी। हरिजन ये भी आपका महात्मा गांधी। उद्बोधन ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है। प्रबुद्ध और उद्बोधन दोनों ध्यान रखिएगा। 1936 आजाद हिंदुस्तान पत्रिका तारकनाथ दास। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र, तो ये किसका है? तो MM मालवी यानी मदन मोहन मालवीय का। द मदरलैंड मजरूल हक। गदर पार्टी की पत्रिका थी। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। युगांतर किसकी पत्रिका थी? तो अनुशीलन समिति की। फ्री हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट है, तारकनाथ दास। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं इसमें। बंगाल गजट संवाद कौमुदी, बंगाल गजट जेम्स अगस्टक की। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। उद्दंत मार्तन पंडित जुगल किशोर, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रगुप्ता ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की, तो केसरी और मराठा ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। वंदे मातरम पूछा गया है अरविंद घोष का है, ठीक। अल बलाग और अल हिलाल ये अबुल कलाम आजाद की पत्रिका थी। नेक्स्ट अमृत बाजार इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तहजीब उल अखलाक भी इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र भी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी। मूक नायक इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नवजीवन हरिजन, ठीक है, ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं थी। उद्बोधन और प्रबुद्ध भी ध्यान रखिएगा, प्रबुद्ध ये दोनों स्वामी विवेकानंद की पत्रिकाएं थी। और इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें द मदरलैंड मजरूल हक। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। उसके बाद न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की ये पत्रिकाएं थी। युगांतर भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, अनुशीलन समिति की पत्रिका थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। देखते हैं पहला इसमें अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि की रचना है, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया था। अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, चाणक्य, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य पतंजलि। बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित तो आपका अश्वघोष, ठीक। महाविभास शास्त्र वसुमित्र की रचना है। स्वप्नवास वदत्ता ये भास की रचना है। कामसूत्र इंपॉर्टेंट है, वात्सायन की रचना है। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो कालिदास की रचना है। रघुवंशम ये भी आपका कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, ये चारों रचना इंपॉर्टेंट है। मेघदूत भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कालिदास की है, ठीक है। नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा ये। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बृहत संहिता बरामिहिर की रचना, बृहत संहिता होगा यहाँ पे, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर ये सोमदेव की रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें, अष्टाध्यायी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र तो सभी को पता ही होगा। बुद्ध चरित इंपॉर्टेंट है इसमें। कामसूत्र ध्यान रखिए, ठीक है। और कालिदास की रचनाएं तो इंपॉर्टेंट है। फिर नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त इंपॉर्टेंट है ये। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। किरातार्जुनियम भारवी की रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरितम दांडी की रचना है। हर्षचरित पूछा गया है, बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी ये भी बाणभट्ट की रचना है। वासवदत्ता सुबंधु की रचना है। नागानंद ये हर्षवर्धन की है। नागानंद और रत्नावली ये दोनों हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। राजतरंगड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, कल्लड़ की रचना है। शिशुपाल वध ये माघ की रचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। देखिए प्रियदर्शिका
नागानंद और रत्नावली, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। ठीक। मालती माधव भवभूत की रचना है। पृथ्वी राज विजय जानक की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर यवा। और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। नैषद चरितम श्रीहर्ष की रचना है। विक्रमांक देव चरितम ये बिल्हड़ की रचना है। कुमार पालचरित हेमचंद्र की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की ये रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसमें, मुद्रा राक्षस ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त की रचना है। किरातार्जुनियम भारवी। 10 कुमार चरितम दांडी। हर्षचरित भी इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हर्षवर्धन की रचनाएं, ध्यान रखिए आप लोग, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक। राजतरंगी इंपॉर्टेंट है, कल्लड़ की रचना है। और बात करते हैं हम कर्पूर मंजरी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक। और कौन सा है इसमें, काव्य मीमांसा ध्यान रखिएगा। ठीक। और गीत गोविंद, इतना आप लोग इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं। पहला इसमें दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज भी इनकी पत्रिका है। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये अलग अलग पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब जो है महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है जवाहरलाल नेहरू, देखते हैं इनके बारे में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, ये दोनों जो है ध्यान रखिएगा। अगला है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पूछा गया है, ये सारी पुस्तकें पूछी गई हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू आ बर्थ, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तकों। ठीक। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख पुस्तकें, देखते हैं। चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइड, कई बार पूछा गया है ये, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। ठीक है, 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी और बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। कुछ यादें और बापू के कदमों में, ये भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। कुछ यादें और बापू के कदमों में। ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जो है किसकी पुस्तक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। और कौन सी है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। द बुद्ध एंड हिज धर्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। और कौन सा है, कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया और हु वेयर द शूद्राज, ये जो है ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें हैं। सब ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मत छोड़िए। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम, कई बार पूछा गया है ये। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये आत्मकथा है। ठीक है, ये आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट है इसमें गीतांजलि गोरा और साधना, गीतांजलि गोरा और साधना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। दास कैपिटल पूछा गया कई बार, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक। गीता रहस्य इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद की पुस्तक है, TRE 1 में पूछा गया है ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद की पुस्तक है। नेक्स्ट है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। अगला है आवर इंडियन मुसलमान्स, WW हंटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आवर इंडियन मुसलमान्स, WW हंटर की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये भी आपका TRE 1 में पूछा गया था ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो KK दत्ता की पुस्तक है ये। अगला
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सभी को पता होगा, बी.डी. सावरकर की पुस्तक है ये, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बी.डी. सावरकर की पुस्तक है। नेक्स्ट, दी सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड, और मैं अनेश्वरवादी क्यों हूं, ये भगत सिंह की प्रमुख पुस्तकें हैं। दोनों पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला बंदी जीवन पूछा गया है, सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है। द फिलॉसफी ऑफ बम, टीआरई 3 में पूछा गया था, देखिए द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है ये। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर की पुस्तक है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसकी पुस्तक है, तो लुई फिशर की पुस्तक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, ये भी आपका टीआरई 1 पूछा गया था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल की पुस्तक है। अगला द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये भी पूछा गया है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास की पुस्तक है, यानी सी.आर. दास की पुस्तक है, इंडिया फॉर इंडियन। दोस्तों इसमें जितनी भी पुस्तक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है नील दर्पण, ये दीन बंधु मित्र की रचना है, ये नील विद्रोह पर आधारित है, ठीक है, नील दर्पण। अगला सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। देशेर कथा बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ये देशेर कथा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में है ये। सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक है, ये बांग्ला भाषा में है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पुस्तक है। मदर इंडिया, लेडी कैथरीन मियो की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है, ये इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट आपका हिंदुत्व, बी.डी. सावरकर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल की पुस्तक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ये सारे बुक आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे। अगला टॉपिक है, देखते हैं कांग्रेस की संस्था के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन। पहला इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो द्वारिका नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी, कब, 1838 में। कहाँ पे, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो द्वारिका नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी, कब, 1851 में। कहाँ पे, कलकत्ता में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे किया था, तो लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1866 में इसकी स्थापना, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना न्यायमूर्ति रनाडे ने किया था 1870 में पूना में, ठीक है, 1870, कहीं कहीं आपको 1867 भी देखने को मिलेगा ये। अगला है भारतीय समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था 1872 में लंदन में, इंपॉर्टेंट है भारतीय समाज, आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। नेक्स्ट इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। इंडियन एसोसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 कलकत्ता में, ये पूछा गया है, ठीक है। अगला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1883 कलकत्ता में। अगला मद्रास महाजन सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी.एस. अय्यर, एम.बी. राघवाचारी और आनंद चारू ने किया था 1884 मद्रास में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं इसमें, तो मद्रास महाजन सभा ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और जमींदारी एसोसिएशन, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला इसमें 1885 बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बंबई में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ध्यान रखिएगा पूछा जाता कितने मुस्लिम ने इसमें भाग लिया था, तो 2 मुस्लिम इसमें भाग लिए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर कितना हो गई थी? तो 436 हो गई थी। दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगला है 1887। 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ था। ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1888 प्रयागराज। प्रयागराज और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट है 1893, इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 1896 कलकत्ता अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1896 कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एम रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ये पूछा जाता है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या हुआ था? बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था इसमें। ठीक है, अगला है 1906। 1906 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के मंच पर प्रयोग किया गया था। यह पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसका प्रयोग किया था। उसके बाद 1907 आपका सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसमें। ठीक है, गरम दल और नरम दल में 1907 सूरत अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। अगला 1908 मद्रास में हुआ था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के लिए नया संविधान पारित हुआ था। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। अगला 1912 पटना में। देखिए पूछा जाता है कि पटना में अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधोलकर थे। ठीक है, और बिहार में ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट है 1916 लखनऊ अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विलय। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। अगला 1917 कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 1920 इंपॉर्टेंट है, 1920 नागपुर अधिवेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। 1921 में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1921 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? अहमदाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास। ये जेल में कैद थे, इसलिए अध्यक्षता किसने किया था? तो हकीम अजमल खान ने किया था। नेक्स्ट 1922 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1922 गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। और इसमें स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इसी के बाद।
1923 की बात करते हैं तो दिल्ली में हुआ था ये। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आजाद बने थे। कब बने थे? 1923 दिल्ली अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय। अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है 1927 मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एम.ए. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था 1927 में मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1928 कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसमें। उसके बाद 1929 की बात करते हैं, लाहौर में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, सभी को पता होगा ये। 1931 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? कराची में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? तो 1931 कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये पहली बार गांव में संपन्न हुआ था ये अधिवेशन। 1938 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। 1938 हरपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र। उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी और सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है 1940 रामगढ़ अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1941 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ और अबुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद 1946 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। 1946 मेरठ में तो जीवट राम भगवान दास कृपलानी यानी जेबी कृपलानी 1946 मेरठ अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद 1947 ध्यान रखिएगा, दिल्ली अधिवेशन की बात हो रही है। मेरठ पूछा जाए तो जेबी कृपलानी और 1947 दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें। पहला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा ये। दूसरा भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा चौथा ये तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1896 वंदे मातरम पहली बार जब गाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1905 स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 1906 क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। 1907 सूरत अधिवेशन, ये इसमें विभाजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1911 ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। 1912 इसलिए इंपॉर्टेंट था आपके लिए क्योंकि पटना में हुआ था पहली बार, ठीक है, बिहार में हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद 1920 असहयोग आंदोलन से संबंधित था इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 1922 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका बिहार में हुआ था, अध्यक्ष सी.आर. दास थे। उसके बाद बेलगांव इंपॉर्टेंट है, बेलगांव 1924 महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1928 कलकत्ता अधिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। 1929 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इसमें मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, ये ध्यान रखिएगा, 1946 स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी और 1947 दिल्ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1946 अंतरिम मंत्रिमंडल, यहां से भी एक प्रश्न हर साल पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य और कृषि विभाग इनके पास था। खाद्य और कृषि विभाग किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। नेक्स्ट, डॉक्टर जान मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था। जगजीवन राम, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इनके पास आपका श्रम मंत्रालय था। अभी जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये, ठीक है, श्रम विभाग इनके पास था। सरदार बलदेव सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके पास रक्षा मंत्रालय था। CH भाभा, खान और बिजली विभाग। लियाकत अली खान, वित्त विभाग था, इंपॉर्टेंट है ये। अब्दुल रब निस्तारी, पोस्ट और एयर विभाग था इनके पास। आसफ अली के पास क्या था? रेलवे और परिवहन। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला, इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा और कला, सी राजगोपालाचारी। द्वितीय चंद्रीगढ़, व्यापार विभाग। और गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग था इनके पास। और जोगिंदर नाथ मंडल, कानून विभाग था इनके पास। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं इसमें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग ध्यान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम इंपॉर्टेंट है। सरदार बलदेव पटेल। उसके बाद लियाकत अली खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ध्यान रखिएगा। और औड़ा आसफ अली और सी राजगोपालाचारी, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आपका अंतरिम हो गया। और हम स्वतंत्रता वाला देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, देखते हैं इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वही मंत्रालय था जो पहले था, खाद्य और कृषि, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम, ये जो है इनके पास शिक्षा मंत्रालय था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। डॉक्टर जान मथाई, रेलवे और परिवहन। RK षणमुखम चेट्टी, इनके पास वित्त विभाग था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंपॉर्टेंट है ये, कानून मंत्री बने। जगजीवन राम के पास वही विभाग था जो पहले था, श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय था। राजकुमारी अमृत कौर, इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वतंत्र मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा, व्यापार। रफी अहमद किदवई, संचार था इनके पास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति विभाग था। और विट्ठल राव गाडगिल, खान और शक्ति विभाग इनके पास था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वही विभाग था जो पहले था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, इंपॉर्टेंट है इसमें। सरदार बलदेव सिंह इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृत कौर, इतना आप लोग इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पारितंत्र के घटक देते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पारितंत्र के घटक कौन कौन से घटक होते हैं? जैविक घटक और अजैविक होता है। जैविक और अजैविक। जैविक यानी सजीव, जिसमें आपका जीव होता है, सजीव। इसमें आपका क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, ठीक है। जैविक में आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। उत्पादक में आपका जैसे पौधे हो गए, पादप जगत, ठीक है, सभी पौधे क्या है? उत्पादक हैं। उपभोक्ता में आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ आते हैं। अपघटक में क्या आता है? कवक और बैक्टीरिया आता है, ठीक है, अपघटक में। ये तो आपका जैविक हो गया। अजैविक की बात करते हैं, ये कार्बनिक घटक, ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। कार्बनिक की बात करते हैं तो जल, लवण, गैसें आदि, ये सब कार्बनिक है। अकार्बनिक की बात करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस, ये सब क्या है? अकार्बनिक। और भौतिक घटक की बात करते हैं, ये पूछा गया, भौतिक घटक वाला ही पूछा गया है, तो इसमें ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप, अक्षांश पूछा गया था। अक्षांश कैसा घटक है? तो ये भौतिक घटक है, ठीक है, भौतिक घटक है और ये अजैविक में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है? तो ये भौतिक घटक है। अकार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आते हैं। कार्बनिक में जल, लवण, गैसें इत्यादि आते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा के स्रोत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। भारत में ऊर्जा के स्रोत देखते हैं, दो प्रकार का है। एक आपका परंपरागत स्रोत है, दूसरा है क्या है? गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में दो भागों बांटा जाता है इसे, गैर व्यापारिक स्रोत और व्यापारिक स्रोत। इसमें आपका जलाऊ लकड़ी, वनस्पति, व्यर्थ पदार्थ और कपड़े वगैरह आते हैं। व्यापारिक स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल, अन्य, ये सब जो है किसमें आते हैं? ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको जल विद्युत, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जल विद्युत ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत में आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस, तापीय, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, भारी जल, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब परंपरागत में आता है।
गैर परंपरागत की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा इसमें आता है, पवन ऊर्जा हो गया, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। देखिए बायोगैस में कंफ्यूजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। बायोमास ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है, यानी ये नवीकरणीय स्रोत है, ये भी ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत है, ये नया है, ऐसा समझिए नया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन और महासागरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास और ये बायोगैस, ये सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खनिज के प्रकार, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। खनिज के प्रकार देखते हैं, तो खनिज दो प्रकार का होता है, एक तो धात्विक होता है, एक आपका अधात्विक होता है। धात्विक भी दो प्रकार का होता है, लौह होता है जिसमें लोहा होता है, एक अलव होता है जिसमें लोहा नहीं होता है। जिसके लौह की बात करते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब का लौह हो गया। अलव में तांबा हो गया, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, ये सब क्या है, धातु है, लेकिन ये इसमें अलव है। ये तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, ये अलव है। लौह की बात करते हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। अधात्विक की बात करते हैं तो हीरा, आपका ध्यान रखिएगा, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ये पूछा गया, चूना पत्थर, ग्रेफाइट पूछा गया है, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट और एस्बेस्टस, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, ये सब उदाहरण ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, ये अधात्विक है। ठीक, नेक्स्ट है स्थानीय पवन, यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, देखते हैं स्थानीय पवनों के नाम। लू इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लू, ये क्या है, गर्म एवं शुष्क है। लू गर्म एवं शुष्क, और ये कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पे होता है ये, तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, लू चलती है। हबूब कहाँ पे, ये गर्म है, हबूब या ये भी आपका गर्म पवन है, ये सूडान में। ठीक है, कहाँ पे बहती है, सूडान में। चिनूक इंपॉर्टेंट है, चिनूक ये गर्म है एवं शुष्क, ये राकी पर्वत इंपॉर्टेंट है। ये चिनूक कहाँ पे, तो राकी पर्वत में बहती है और ये गर्म है। मिस्टल, ये पूछा गया है, मिस्टल ये ठंडी है, ध्यान रखिएगा, मिस्टल ठंडी है, ये से पूछा जाता है कौन सा ठंडी कौन सा गर्म, तो मिस्टल ठंडी है और स्पेन फ्रांस में बहती है। हरमट्टन इंपॉर्टेंट है, ये गर्म एवं शुष्क है, पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका। सिरोको ये गर्म है, सहारा मरुस्थल में बहती है सिरोको। सिमुन गर्म एवं शुष्क अरब मरुस्थल में बहती है। बोरा ये पूछा गया है, ठंडी एवं शुष्क है, इटली एवं हंगरी में बहती है। विलजर्ड ठंडी है, टुंड्रा प्रदेश में बहती है। लेवेंतर ठंडी है, स्पेन में बहती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं इसमें, लू इंपॉर्टेंट है, हबूब, चिनूक, मिस्टल, हरमट्टन, सिरोको और बोरा, इसमें इतना जरूर ध्यान रखिएगा। लू कहाँ पे, तो आपका उत्तर भारत पाकिस्तान। हबूब कहाँ पे, सूडान में। चिनूक कहाँ पे, राकी में। मिस्टल स्पेन फ्रांस में। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में। सिरोको सहारा में। ठीक है, बोरा आपका इटली और हंगरी में। नेक्स्ट इसमें और हैं, फ्राइजेम ठंडी है, ब्राजील में। पापागयो ठंडी एवं शुष्क है, मैक्सिको में पापागयो। खमसिन गर्म एवं शुष्क, मिस्र में। सोलानो गर्म एवं आर्द्रता, सहारा में। पुनाज ठंडी एवं शुष्क, ये इंडीज पर्वत। पुरगा ठंडी, साइबेरिया। और नार्वेस्टर गर्म, न्यूजीलैंड। सांता एना गर्म एवं शुष्क, कैलिफोर्निया। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहला स्लाइड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। हेडमास्टर का जो अभी एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता आपके एग्जाम में भी। सिंधु नदी की बात करते हैं, सहायक नदी कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ध्यान सुनिएगा इसको, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हो गया। सबसे बड़ी कौन सी है, चिनाब है। गंगा की बात करते हैं तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और कौन सी है, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना की बात करते हैं तो टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखिए चंबल जो है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये जो है यमुना की सहायक नदी है। टोंस, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंबल की सहायक नदी बनास, सिंध, बेतवा, केन। सोन की बात करते हैं तो जोहिला, गोपद, रिहन, कन्हार, उत्तरी कोयल। नर्मदा की बात करते हैं अमरावती, भू की बात तवा, बांगर। ब्रह्मपुत्र ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, ध्यान रखिएगा। इसमें तिस्ता इंपॉर्टेंट है, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बूढ़ी, दीखू। देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और तिस्ता और मानस, इतना ध्यान रखिएगा बस। महानदी की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, इब,
सुनाग, सुंडूर, पैरी, ओंग, दूरभाष। गोदावरी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, गोदावरी इंपॉर्टेंट है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी और मुनेरू इंपॉर्टेंट है। कृष्णा इंपॉर्टेंट है, गोदावरी कृष्णा इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी। कावेरी की सहायक नदी तो हेमावती इंपॉर्टेंट है, काबनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ। देखिए इंपॉर्टेंट की बात करते हैं इसमें, हेमावती ध्यान रखिएगा, काबनी इंपॉर्टेंट है और भवानी और अर्कावती इंपॉर्टेंट है, बस कावेरी की सहायक नदी। कृष्णा की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों छोड़ के ये छोड़ कर मूसी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की बात करते हैं, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो कावेरी हो गया इसमें, और सुबनसिरी हो गया, मानस हो गया, तिस्ता हो गया, ठीक है। और नर्मदा की बात करते हैं तो अमरावती ध्यान रखिएगा। चंबल की आपका सिंध, ठीक है। और यमुना की टोंस, हिंडन, चंबल, ये ध्यान रखें। गंगा की तो इंपॉर्टेंट ही है और सिंधु तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक प्रदूषक देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष रूप से या तो प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष रूप से या तो प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ध्यान रखिए आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन करा कार्बन के ऑक्साइड करा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्राथमिक प्रदूषक हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्राथमिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, ठीक है, ऐसे भी दिया सकता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्राथमिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी आपका क्या है, प्राथमिक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, प्राथमिक है। हाइड्रोकार्बन ये भी प्राथमिक है। कड़की पदार्थ PM, ठीक है, PM प्राथमिक है। अमोनिया यानी H3 प्राथमिक है। निलंबित अभिकर्ण यानी SPM ये भी आपका प्राथमिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हो गया आपका, और कणकीय पदार्थ अमोनिया और निलंबित अभिकर्ण, ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक जब एक दूसरे के साथ या वायु के मूल घटकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक नया प्रदूषक निर्मित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। ये प्राथमिक से मिलते बनते हैं, ठीक है। जैसे ओजोन इंपॉर्टेंट है, ओजोन ये आपका द्वितीयक है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 द्वितीयक है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये भी द्वितीयक है, ठीक है, ये दोनों अम्ल वर्षा का घटक है। धूम कोहरा यानी स्मॉग जो होता है ये द्वितीयक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, H2O2 क्या है, द्वितीयक है। पैराक्सियल नाइट्रेट यानी पैन इंपॉर्टेंट है, पैन क्या है, द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। ओजोन हो गया, ओजोन, H2SO4, HNO3, स्मॉग, H2O2 और पैन, ये सब द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरणों में अवस्था में परिवर्तन, जैसे आपका पिघलना हो गया, जमना हो गया, उबलना हो गया। पिघलना, जमना, उबलना ये सब भौतिक परिवर्तन है। आकार या आकार में परिवर्तन, जैसे आपका काटना, पीसना, या चरण में परिवर्तन, जैसे आपका ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सब प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका पिघलना हो गया, ठीक है, उबलना, जमना, काटना, पीसना, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सब भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे जल से बर्फ, जल से बर्फ ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना भौतिक है। जल से वाष्प बनना ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तौलिए में पानी का सोख लेना भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़ों को फाड़ना भौतिक है। तांबा को खींचकर सब उससे पतले तार निकालना भौतिक है। गुब्बारे का फूलना ये सब भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, देखिए रासायनिक में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है, नया पदार्थ बनता है, गुणधर्म चेंज होता है। दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध का खट्टा होना। फलों का पकना, भोजन का पाचन, पटाखे फोड़ना, मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक है, लेकिन अगर पिघलना पूछा जाए, मोमबत्ती का पिघलना, तो ये क्या होता है आपका, ये भौतिक परिवर्तन होता है,
पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। भोजन का पकना, कागज का जलना, जलना मैंने बताया था ना, ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ये उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि की बात करते हैं तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वेग हो गया, बल, संवेग, भार, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व और विद्युत तीव्रता। देखिए ये विद्युत धारा घनत्व है, ठीक है, विद्युत धारा घनत्व है, पूरा है ये। विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये तो अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है, ये सदिश है। ठीक है, विद्युत तीव्रता भी आपका क्या है, सदिश है। विद्युत क्षेत्र भी आपका सदिश है। फिर से देख लेते हैं, वेग इंपॉर्टेंट है, वेग हो गया, बल, संवेग, भार, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, विद्युत धारा घनत्व इसलिए बता रहा हूँ, और विद्युत तीव्रता, ये सब सदिश राशि है। यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया आपका, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, ध्यान रखिए विद्युत धारा, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश है ये। ठीक है, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया ये देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया यहाँ से, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद, प्रस्तावना की प्रेरणा और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और महाभियोग इंपॉर्टेंट है ये, उपाध्यक्ष का पद और प्रस्तावना की प्रेरणा, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की प्रेरणा यहाँ से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट की बात करते हैं दोनों में, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से और उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची यहाँ से लिया गया है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, देखिए विधि का शासन ब्रिटिश से लिया गया। विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, अक्सर पूछा जाता है, एकल नागरिकता ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली भी लिया गया है यहाँ से। विशेषाधिकार संबंधी रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था यानी दो सदन, या कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, देखिए राष्ट्रपति की स्थिति जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। आयरिश संविधान से क्या लिया गया, यानी आयरलैंड से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्या लिया गया आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया। जापान के संविधान से तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें, तो संसदीय सरकार हो गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और डीपीएसपी आयरलैंड से। ठीक है, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस के संविधान से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया है। कनाडा से क्या लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, जो सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप है, यानी जो भारत का संघीय स्वरूप है, कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी मजबूत केंद्र वाला संघ। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, कनाडा। और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना,
ये भी कनाडा से लिया गया। देखिए, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना इंपॉर्टेंट है। ये सरकार का अर्धसंघीय रूप, ये दोनों ध्यान रखिएगा, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से ये ध्यान रखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत रत्न देखते हैं। भारत रत्न 2024 में किसी के मिला, कितने लोगों को मिला है? तो 5 लोगों को। नाम देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को मर्डोप्रांत मिला है, ये बिहार के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। चौधरी चरण सिंह को मर्डोप्रांत मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है मर्डोप्रांत। और एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे, उन्हें मिला है मर्डोप्रांत। ठीक है, इन 5 का नाम ध्यान रखिएगा। पिछली बार नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2024 के लिए 5 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कौन कौन थे? तो सुश्री बैजंती माला बाली, कला, तमिलनाडु की थी, हैं अभी। श्री कोनिडेला चिरंजीवी एक्टर हैं, ये कला क्षेत्र मिला, आंध्र प्रदेश के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों में मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, इंपॉर्टेंट है ये, बिंदेश्वर पाठक, और इन्हें जो है सामाजिक कार्य के लिए मिला है, बिहार के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला से और तमिलनाडु से हैं ये। ठीक है, 5 का नाम ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण कितने लोग मिला? 17 लोगों को। इसमें कुछ नाम देख लेते हैं। सुश्री एम फातिमा बीबी मर्डोप्रांत मिला इन्हें, सार्वजनिक मामलों में, केरल की। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं ये। श्री सीताराम जिंदल व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र मिला, कर्नाटक के हैं। श्री एंग लियू व्यापार एवं उद्योग ताइवान के हैं ये। श्री राम नाइक सार्वजनिक मामलों, महाराष्ट्र। ठीक है, और श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर दवा, ये बिहार के हैं। जो बिहार के हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात ये दुर्गा नदी पर है। किस नदी पर है ये? दुर्गावती नदी पे है। ऊंचाई कितनी है? 300 फुट है। स्थित कहाँ पे है ये? रोहतास में। जिला जरूर ध्यान रखिए कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। दुर्गावती कहाँ पे है? तो ये रोहतास पे है। और किस नदी पर है? दुर्गावती नदी पर। स्मोक कुंड यानी धुआं कुंड जलप्रपात ये काऊ नदी पर है, और ये ताराचंडी सासाराम में है। सासाराम में ये धुआं कुंड, ठीक है, काऊ नदी पर। ककोलत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये नवादा में है। और ये करमान शाह नदी पर है, ये 160 फुट। खुआरी दाह जलप्रपात, खुआरी दाह जलप्रपात ये आसानी नदी पर है, 180 मीटर, रोहतास में है ये। ठीक है, जिला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नदी। तेहलर कुंड जलप्रपात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी सुहारा में, 80 मीटर ऊंचाई है, कैमूर में है ये। और सुखल हरी जलप्रपात कनहर नदी 100 फुट, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे है। देवदारी जलप्रपात कर्नासा नदी पर है ये, रोहतास पठार में। तामासिन जलप्रपात महाने नदी पर है, 50 फुट, झारखंड और पश्चिम बिहार की सीमा पर है ये। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं इसमें, तेहलर कुंड जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तेहलर कुंड ये कैमूर में है। ठीक, और ककोला जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात, और इसमें धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, ताराचंडी सासाराम में है ये। ककोलत कहाँ पे? नवादा में। दुर्गावती आपका रोहतास में है। ठीक है, अगला है बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 12 वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? मुंगेर में। जिला जरूर ध्यान रखिएगा, जिला ही ज़्यादातर पूछा जाता है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, 1976। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है ये, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कैमूर और रोहतास, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, राजकीय में है ये, नालंदा, 1978। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चंपारण में है, 1978। कांवर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नागी पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, नागी ये अभी रामसर साइड बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नागी जमुई में है, 1987। नकटी ये भी आपका रामसर बना है 2024 में, जमुई, 1987। विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1990। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली में है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, कांवर झील, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है ये? कांवर झील बेगूसराय में, ये रामसर साइट है तीनों। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी ये कहाँ पे है? ये भी आपका जमुई में है।
और हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसमें, भीम बांध कई बार पूछा गया, ये मुंगेर में है, गौतम बुद्ध गया में, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, कैमूर वन्यजीव कैमूर और रोहतास में है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये मैप में है, आप इसको देख सकते हैं मैप में। देखिए आपका ये चंपारण है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में कौन सा है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और कौन सा है, उदयपुर, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, दोनों यहाँ पे। उसके बाद देखिए कैमूर में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे देख गया में गौतम बुद्ध है, ठीक है। ऐसे से आप मैप से देख सकते हैं सारा। नेक्स्ट है बिहार के रामसर स्थल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कांवर झील पहला ही, कांवर झील ध्यान रखिएगा, ये पहला रामसर साइट था बिहार का, पहले एक ही था, अभी 2024 में 2 बने हैं। कांवर झील जिला ध्यान रखिएगा बेगूसराय में है। नागी और नकटी 2024 में बने हैं, तो ये जमुई में है, ठीक है। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु, कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु देख लेते हैं। तो कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कई बार पूछा गया, आपके जो हेडमास्टर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया ये। उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है, तो CWG प्रकार की है कोपेन के अनुसार। दक्षिणी बिहार कैसी है, तो AW, दोनों ध्यान रखिएगा, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का CWG, दक्षिणी बिहार पूछे तो AW, ठीक है। त्रिवात की बात करें, उत्तरी बिहार तो CAW, दक्षिणी बिहार AW, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थार्नवेट का, तो उस उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र तो CBW, और शेष बिहार का क्या इन्होंने बताया, तो CAW। कोपेन ज़्यादा पूछा जाता है, तो कोपेन का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तरी बिहार CWG और दक्षिणी बिहार AW। नेक्स्ट है प्रमुख फसल की बात करते हैं। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले, इंपॉर्टेंट है। चावल, देखिए चावल गेहूं पिछली बार TRA में दोनों प्रश्न पूछे गए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। चावल और रोहतास में होता है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले कौन से, देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, रोहतास में, और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो सकता है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। उत्पादकता वाले जिले सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण। गेहूं आपका रोहतास में, बेगूसराय में, ये उत्पादकता क्षेत्र में पहले स्थान पर है। उत्पादन में आपका रोहतास है। मक्का की बात करते हैं तो कटिहार, और दलहन की पटना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चावल रोहतास, गेहूं रोहतास, मक्का कटिहार, दलहन पटना। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो चावल यानी धान है, पूछा गया है ये। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल यानी धान है। दूसरी फसल कौन सी है, दूसरी गेहूं है, ठीक है। उत्पादन के दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल कौन से हैं, तो केला हो गया आपका, आम हो गया, अमरूद हो गया। बिहार में सर्वाधिक लीची कहाँ पे होता है, मुजफ्फरपुर में, इंपॉर्टेंट है। और कौन सी लीची है, तो शाही लीची है, ठीक है, शाही लीची इंपॉर्टेंट है, GI टैग भी मिला है इसको। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, ये भी पूछा गया है। गन्ना कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। देखिए 3 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे, TRA 3 जो पेपर कैंसिल हुआ था। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। और जूट उत्पादन ये पूर्णिया में होता है सर्वाधिक, ठीक है, पूर्णिया में जूट उत्पादन। देखिए जूट के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख खनिज, यहाँ से भी एक प्रश्न कन्फर्म है। चूना पत्थर की बात करते हैं, ये रोहतास में होता है, कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी में चूना पत्थर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पायराइट की बात करते हैं, रोहतास, अमझौर एवं बंजारी में, ठीक है, पायराइट कहाँ पे, और रोहतास में सर्वाधिक होता है। अभ्रक की बात करते हैं, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, चारों जिलों का नाम ध्यान रखिएगा, अभ्रक, नवादा, गया, जमुई और मुंगेर, ठीक है। अक्सर गया पूछा जाता है एग्जाम में नाम, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी कहाँ पे, तो भागलपुर, बांका, मुंगेर में होता है। और क्वार्टजाइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जमुई और गया में पाया जाता है, ठीक है, क्वार्टजाइट। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, मुंगेर में। सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जमुई, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है सोना। सोरा कहाँ पे, तो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि। और क्वार्ट्ज जमुई, नवादा, गया आदि। अगला इसमें क्वार्ट्ज तो पढ़ा चुका हूँ। यूरेनियम हो गया आपका गया, नवादा में, गया और नवादा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लेट मुंगेर में, मैग्नीज गया मुंगेर, एस्बेस्टस मुंगेर में, गैलना बांका, पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण और प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। देखिए इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो चूना पत्थर जरूर ध्यान रखिएगा, रोहतास, पायराइट आपका रोहतास, अभ्रक, ये चारों जिले ध्यान रखिएगा, नवादा, गया, जमुई, ठीक है। और सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, इसमें मुंगेर में होता है बॉक्साइट, सोना जमुई में, ठीक। और इसमें यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, गया और नवादा, और मैग्नीज गया और मुंगेर, पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र,
इंपॉर्टेंट है, जिला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देखते हैं तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे है, पटना में है, पटना के बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना ये बेगूसराय में है, ठीक है, बरौनी में है, बेगूसराय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया जिला पूछा गया है कि बरौनी कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी रूस की सहायता से, ठीक है। और बक्सर ताप विद्युत परियोजना तो नाम से कन्फर्म है, बक्सर चौसा। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये मुजफ्फरपुर में, कांटी कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये बांका में है, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में है ये। नेक्स्ट है बिहार में स्थित हवाई अड्डे देख लेते हैं। हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये पटना में है और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गया में है, अंतर्राष्ट्रीय है ये भी। दरभंगा में है, घरेलू है ये। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है, घरेलू है ये। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है। पूर्वी चंपारण ये जिला जरूर ध्यान रखिएगा, घरेलू है ये। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया रक्षा, ठीक है, ये रक्षा वाला है। ये दो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जयप्रकाश नारायण ये पटना में है और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी आपका कहाँ पे है, गया में है, ठीक। और देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी इंपॉर्टेंट है और दक्षिण बिहार की मिट्टी ये पूछा जाता है। उत्तर बिहार की तो पर्वत पादी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी पाई जाती है, कगारी मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे करेल केवाल कहा जाता है, ठीक है। और लाल पीली मिट्टी यानी बलथर मिट्टी, इंपॉर्टेंट है ये। करेल केवाल ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली ये बलथर मिट्टी, ये सब जो है दक्षिण बिहार की मिट्टियां हैं। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कांवर झील सभी को पता होगा, बेगूसराय में है ये, ठीक है, बेगूसराय में। घोघा झील कटिहार में है ये। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया ये, अनुपम झील कैमूर में है ये। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुरी झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सरैया बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन मोतिहारी। देखिए इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसमें, कांवर ध्यान रखिएगा, घोघा झील ध्यान रखिए कटिहार में है और अनुपम झील कैमूर में है और इसमें मोती झील मोतिहारी में है। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसमें। हाँ, जगतपुर झील भी ध्यान रखिएगा भागलपुर में। नेक्स्ट बिहार के प्रमुख नहरों की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। त्रिवेणी गंडक नदी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी जो नहर है कहाँ से निकलती है, गंडक नदी। तिरहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गंडक। दोन गंडक, ठीक है, ये तीनों त्रिवेणी तिरहुत और दोन ये सब कहाँ से निकलती हैं, तो गंडक नदी से। और लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी कोसी ये कोसी नदी से निकलती है, अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी ये भी आपका कोसी, राजपुर, कोसी, पूर्वी सोन, सोन और पश्चिमी सोन, सोन। ये नाम से कंफर्म है, नदी के नाम से। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी तिरहुत दोन ये गंडक नदी से निकली हुई हैं तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। पटना किसके किनारे है, गंगा नदी किनारे। मोकामा गंगा नदी किनारे। मुंगेर गंगा नदी। भागलपुर ये भी गंगा नदी। बक्सर गंगा। छपरा घाघरा इंपॉर्टेंट है, छपरा घाघरा। हाजीपुर गंडक नदी। सोनपुर गंडक नदी। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी। खगड़िया बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक। दरभंगा बागमती। गया फाल्गु। फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी। देखिए पटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा सबको, गंगा नदी, ठीक है। भागलपुर इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी। बक्सर इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी। छपरा इंपॉर्टेंट है, घाघरा नदी, ठीक है। हाजीपुर गंडक नदी। सोनपुर मेला लगता है यहाँ पे, गंडक नदी किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक। खगड़िया बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक। दरभंगा बागमती। गया फाल्गु फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी किनारे है ये। यहाँ पे नदियाँ हम देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, बीचों बीच होकर जाती है बिहार के। और ये उत्तर की ओर जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी उत्तर में आके मिलती है, कौन सा दक्षिण में मिलती है, ये भी पूछा जाता है। देखिए ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी ये सीमा बनाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। और ये गंडक नदी है, यहाँ पे देखिए गंडक नदी। फिर ये बूढ़ी गंडक है, सब ऊपर से आके मिलती हैं। बागमती ये आपका कोसी हो गया, ठीक है, महानंदा ये सब ऊपर से आके मिलती हैं, यानी उत्तर की तरफ से। कर्मनाशा आपका देखिए यहाँ पे है। सो नदी दक्षिण। पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, ठीक है, और अजय नदी ये सब दक्षिण में जाकर गंगा से मिलती हैं।
तो दोस्तों हमने इतने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।